हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई सी प्रोग्रामिंग का सी प्रोग्रामिंग हम लोग देख रहे थे और सी प्रोग्रामिंग में हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। स्ट्रक्चर देख लिया था किसका? सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है। तो हम लोग ने सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहाँ पे लिखा था भाई? अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था उसका स्ट्रक्चर। तो क्या हम लोग हमेशा व्हाइट बोर्ड पे ही लिखने वाले हैं क्या कोड? नहीं, हम लोग उसको कंप्यूटर पे लिखेंगे। कंप्यूटर पे भी कहाँ लिखने वाले हैं, कैसे कंपाइल करने वाले हैं, कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसका मतलब जो होल सेटअप रहेगा किसी कोड को कंप्यूटर पे चलाने का, वो आज हम लोग सेटअप देखने वाले हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि भाई अपने को कोड लिखने के लिए क्या किसकी नीड पड़ती है? आईडीई की एक नीड पड़ती है। आईडीई आईडीई क्या होता है? आईडीई एक सॉफ्टवेयर है। आईडीई एक सॉफ्टवेयर है जिसका क्या फुल फॉर्म है भाई? इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो किस लिए हेल्प करता है? ये अपने को सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लिखने में आईडी हेल्प करता है। मतलब जो हम लोग कोड जो भी अपना रहेगा सी में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो एक अपने को आईडी का नीड होता है। उस आईडी में जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसके हेल्प से यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखते हैं। फाइनली हम लोग अपना सी का कोड या सी प्लस प्लस का कोड कहाँ लिखने वाले हैं? किसी आईडी में। हम लोग जो अभी आईडी यूज करने वाले हैं, बहुत सारे आईडी आते हैं जैसे कोड ब्लॉक्स हो गया, ये सारे आईडी है। तो लोग बट हम लोग जो अभी यूज करेंगे आईडी, उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस है तो सिर्फ सी प्लस प्लस का कोड रन करेंगे कि नहीं? डेव सी प्लस प्लस पे पाना सी और सी प्लस प्लस दोनों का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग जो आईडी यूज करने वाले हैं वो कौन यूज करने वाले हैं? सी या सी प्लस प्लस का। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है तो अपने को इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने डेव सी प्लस प्लस आई डी हमने सर्च किया। आप जब सर्च करोगे तो इसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है bloodshed.net, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद अपने को एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ओरिजिनल डेव सी प्लस प्लस। यहाँ से आप स्टार्ट डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद इसके अपना डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन करने के लिए। एग्री करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी ये अपना आईडी डाउनलोड हो रहा है। होने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस में अभी, ठीक है। फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये अपना आईडी डेव सी प्लस प्लस। इस आईडी पे अपन क्या करने वाले हैं? कोड अपना यही लिखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कोड हम लोग लिखेंगे इस आईडी में, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? एक नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। अपन सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू और सोर्स फाइल, ठीक है। और इसको पहले सेव करते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? अपन नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और हमने क्या बोला था? अगर ये सी फाइल है तो डॉट सी से इसको सेव करेंगे। अगर ये सी प्लस प्लस होता तो डॉट सी पी पी लिखते, जावा रहता तो डॉट जावा लिखते। लेकिन हम लोग सी प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी से इसको सेव करना है। नेम कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम, डेमो प्रोग्राम, जो भी अपने को मन है वो सारा कुछ भी नाम देके इसे हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से अब हम लोग अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने क्या बताया था सबसे पहले? इसका स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड
stdio.h एंड क्या बताया था, int main एंड रिटर्न 0। ये बोला था कि इसके स्ट्रक्चर में ये हम लोग लिख कर बैठ जाएंगे सबसे पहले। तो फिर अब क्या करेगा ये क्या करता है कि यहाँ से ये स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन क्या करता है कि ये जो इसका बॉडी वाइज ओपनिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक इसके बीच में जितने भी लाइंस ऑफ कोड रहेंगे वो सारे को ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक है, सो हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। फिर लेकिन क्या है मेन, हमने समझ गया है कि stdio.h क्या है, ये क्या है। अगर हम इसके बारे में लिखना है तो सबसे पहला जो चीज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे कि कमेंट्स क्या होता है। जैसे हम लोग को अगर लिखना है कि भाई stdio.h क्या है, तो इसका मतलब ये कोड का पार्ट नहीं है, बस हम लोग बताने के लिए लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे डबल कोड इस तरह से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि दिस इज अ हेडर फाइल। ठीक है, हमने बताया था। तो ये कोड का पार्ट है क्या, नहीं ये कोड का पार्ट नहीं है। तो ये किस में यूज हो रहा है भाई, ये बस हम लोग जैसा यूजर के लिए, अगर कोई इस कोड को देखे तो समझे कि भाई ये क्या है, तो ये एक हेडर फाइल है, तो मन किया तो लिखे, मन किया तो नहीं लिखे। इसका मतलब ये कोड का पार्ट नहीं है, ये कंपाइल नहीं होगा। इसको इग्नोर करता है कंपाइलर की, भाई जैसे ही कोई डबल कोट्स देख लेता है, ऐसे डबल स्लैश देखता है, डबल स्लैश देखने के बाद कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है, बोलता है कि भाई वो कमेंट है, सो इग्नोर इट। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब कि भाई अगर मैं इनपुट आउटपुट के लिए कुछ भी यूज करने वाला हूं तो मैं क्या करूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h को इंक्लूड करूंगा। इसके बाद हमने इंटर मारा। ये इंटर मारना दो जरूरी है क्या, नहीं, मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। ये बस अच्छा दिखने के लिए मैंने क्या किया है, दो इंटर मारा है। तो कंपाइलर स्पेस को भी इग्नोर करता है, बोलता है कि भाई नहीं जानता मैं तुम्हें, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये पहला लाइन है कंपाइलर के लिए, ये दूसरा लाइन है इंट मेन वाला, ये तीसरा लाइन है। फिर ये सब लाइन स्पेस है तो इसके लिए कोई मतलब नहीं है उसको। फिर इसके लिए ये लाइन है, फिर ये अगर कुछ उस लाइन पे है तभी वो उसको कंसिडर करता है, वरना स्पेस ये सब कितना भी दे सकता है। उनको मन किया तो इतना स्पेस दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया। ये कमेंट हो गया। हमको कुछ और भी कमेंट लिखना है कि भाई ये हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर ये हम लोग लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं तो हमको मैंने कि यहाँ पे मैं सबसे स्टार्टिंग में लिख दूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, दिस वीडियो इज फॉर लर्निंग पर्पस। तो ये कोड का पार्ट है क्या, नहीं ये कोड का पार्ट नहीं है, ये एक कमेंट है, ये बस एक कमेंट है और उसके में बस यूज हो रहा है, ये लर्निंग पर्पस के लिए है इसलिए। तो ये क्या, इसको कंपाइल करेगा क्या, नहीं, बोलेगा कि भाई हम स्पेस को नहीं जानते हैं, मानता ही नहीं है, ये हटा ही देता है, ये स्पेस को नहीं जानते, ये डबल स्लैश देके कुछ भी है उसको नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते भाई, क्योंकि ये बस एक सिंपली एक कमेंट है, कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले कोड को क्या है, कोड लिख लिए। ठीक है, अब इस कोड को हम चाहते हैं कि भाई ये कंपाइल हो। तो कोड का भी अपना पार्ट क्या है, हैश इंक्लूड इंट मेन। अभी हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया क्या, कोई भी टास्क इसको दिया है क्या करने के लिए, नहीं, अभी कोई भी टास्क नहीं दिया है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि भाई क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है सी प्लस सी का, तो भाई ये कंपाइल होना चाहिए। तो कंपाइल मतलब क्या हुआ भाई, अब हम इसको कंपाइलर को देंगे। कंपाइलर को कैसे देंगे, यहाँ पे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंपाइल। सो कंपाइल पे जैसे ही इसको क्लिक करोगे, सो अब ये कंपाइल हो गया। यहाँ पे लिख दिया कंपाइलेशन का रिजल्ट कि भाई तुम्हारे कोड में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, और ये इतने टाइम लिया कंपाइलेशन के लिए, कंपाइलेशन टाइम। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोड अब कंपाइल हो गया है। तो कंपाइल क्यों, मतलब कंपाइलर को दिए, कंपाइलर क्या किया, उसको कंपाइल किया और मशीन कोड में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने के बाद फिर कैसा करता है, ये कुछ फाइल जनरेट करता है क्या, तो बोलोगे कि हाँ। तो तुम जहां पे भी इसको सेव किए होगे वहां पे तुम जाकर देखोगे कि ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी है, और अभी जैसे ही तुम इसको कंपाइल किए तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट ई फाइल एक बन गया। मतलब ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो मतलब किसी भी फाइल को, अपना डॉट सी को जैसे ही कंपाइलर को देंगे, अगर मेरा कंपाइलर हर बंदे को इसमें से जानता है, अगर हम लोग गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये किसको जान रहा है कंपाइलर, अच्छा जान रहा है कि भाई stdio.h को जान रहा है, मेन को जान रहा है कंपाइलर, क्यों, इंट को जान रहा है, बोल रहा है कीवर्ड है, ये ब्रैकेट को वो जान रहा है, पहले से बताया हुआ है, रिटर्न कीवर्ड है उसको जानता है, ये सब सबको जानता है वो। जैसे ही सबको जानता है, बोला कि भाई सब सही है, सबको मैं जानता हूँ, और सब अपना रूल को फॉलो कर रहे हैं, ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं, तब वो क्या के लिए कंपाइलेशन रिजल्ट्स दे दिया कि एरर कुछ भी नहीं मिला मेरे को, वार्निंग भी कुछ भी नहीं मिला, मैं सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा तब यहाँ पे ये पाथ दिखाएगा कि भाई कंपाइल होने के बाद मैं एक सी यूजर्स इस पाथ पे एक फर्स्ट प्रोग्राम डॉट ई नाम का एक मैंने फाइल बना लिया है, डॉट ई नाम का। तो वो क्या है भाई, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। डॉट ई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब अब वो कंपाइल होने के बाद बना है, अब वो डायरेक्टली रन कर सकते हो उसको। मतलब अब ये जो होगा इस लाइन से जो एग्जीक्यूट होना चालू होगा, मेन जो 1 2 3 ये सारे लाइन जो इसके अंदर अपने बॉडी के अंदर जो होता है वो चलाना स्टार्ट करता है, वो सारे चीज को ये अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है।
इसका मतलब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को। अब हम लोग उस जो .exe फाइल बना है अपना फर्स्ट प्रोग्राम .exe, इसको हम लोग अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रन करना, ठीक है। पहले हमारा कोड क्या होता है भाई, कंपाइल होता है, कंपाइलर होने के बाद क्या बनाता है भाई, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, उसी को हम लोग रन करते हैं। सो फर्स्ट कंपाइल, देन कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, एग्जीक्यूटेबल बन गया, तब हम लोग रन करते हैं। सो इसी के जस्ट बगल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये कंपाइल अपना है और ये है रन। सो कंपाइल सक्सेसफुली है, जब मैं इसको करता हूँ तो ये प्रोग्राम रन होता है, और ये अपना स्क्रीन है जहाँ पे सारा अपना प्रोग्राम को आउटपुट दिखने वाला है। अभी ये जो लाइन जो यहाँ पे है, इसके जस्ट ऊपर ये जो लाइन है, ये तो बताया कि भाई रन करने में कितना टाइम लिया। ये ऊपर में क्या है भाई, अपना कुछ भी नहीं आया लाइन के ऊपर। इसका मतलब ये हम लोग प्रोग्राम को कोई टास्क दिया ही नहीं है, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी अपना प्रोग्राम बस एम्प्टी प्रोग्राम है, बस उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको कुछ काम देते हैं, क्या काम देते हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, मैं इसको चाहता हूँ कि भाई ये लाइन कंपाइल ही नहीं हो, ये कंपाइल ही नहीं हो। देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो ये कंपाइल हुआ, ये जहां से डबल स्लैश दिखता है ना, उसको कंपाइल नहीं करता है। जैसे इस लाइन पे आया, इसके पहले डबल स्लैश देखा तो इसको कंपाइल नहीं किया, ये यहाँ से कंपाइल करना चालू किया हैश इंक्लूड stdio.h को, इसको कंपाइल करेगा क्योंकि इसको जानता है कंपाइलर। लेकिन यहाँ पे जैसे ही डबल स्लैश देखा तो दिस इज हेडर फाइल को वो पहचानता ही नहीं है, तो इसको कंपाइल ही नहीं किया। तो ये रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसको अगर हम लोग कमेंट कर दे तब ये चलेगा क्या, क्योंकि इसको तो हमने बोला था कि भाई स्ट्रक्चर का हैश इंक्लूड stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए। तो ठीक है, थोड़ी देर के हमने इसका कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया, इसका मतलब अब ये कंपाइलर इसको जानता ही नहीं, ये है ही नहीं ये लाइन, इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया। वो कंपाइल करना कहाँ से, पहले कहाँ से चालू किया था, इस लाइन से, अब किस लाइन से चालू करेगा, 5th लाइन से। सो हम लोग देखते हैं, कंपाइल करते हैं फिर से, कंपाइल हो गया, कुछ भी नहीं एरर आया अपने को, रन करेंगे, रन भी हो गया। क्यों हो गया भाई, बोला कि भाई अभी तुम्हारे प्रोग्राम में इसका जरूरत ही नहीं था ना, इसका कब यूज करते थे stdio.h का, जब तुमको कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना हो तब इसका जरूरत पड़ता है, क्योंकि प्रिंटफ को वो कंपाइलर जानता नहीं है। कंपाइलर क्या करता है भाई, अपने पास एक कॉपी रखता है, बोला कि भाई उस कॉपी में कुछ है ही नहीं भाई अभी प्रिंट करने के लिए कि मैं उसको ढूंढूं, क्योंकि यहाँ हमने कोड में कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसको नहीं ढूंढा तो एरर नहीं दिया। अब हम लोग कुछ टास्क देते हैं कि भाई अब प्रिंट कराते हैं कुछ। तो प्रिंट कराने के लिए हमने क्या बोला था कि कौन सा एक बंदा है, प्रिंट इफ करके एक बंदा है, वो हमारी चीजों को प्रिंट करता है। तो ठीक है, लास्ट में कोलन दे दिया कि भाई ये लाइन खत्म हुआ। हमने बताया था कि हर एक लाइन के बाद अपने को एक कोलन देना रहता है कि भाई ये स्टेटमेंट है जो खत्म हुआ है। सो यहाँ पे डबल कोट्स दिया, हमने क्या बोला था भाई, इस डबल कोट्स में जो भी लिखोगे प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा कि जो भी लिखोगे प्रिंट होगा, इसके बीच में जो भी लिखोगे तुम वो प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अभी हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये डबल कोट्स में जो भी लिखा गया है, जो भी लिखोगे प्रिंट होगा, तो ये मेरे स्क्रीन पे आना चाहिए। तो पहले देखता हूँ कंपाइल होता है कि नहीं, क्योंकि रन कराने से पहले डायरेक्टली किसी कोड को रन नहीं करा सकते हो तुम, पहले उसको कंपाइल करना होगा, वो सारे को एक एक लाइन को वो समझेगा, इसके बाद ही उसको वो रन करेगा। तो ठीक है, इसको पहले कंपाइल करते हैं। ये एरर दे दिया, कंपाइल हुआ क्या, नहीं। इसने क्या लिखा कि भाई फंक्शन मेन, मतलब मेन का जो बंदा है उसमें एक वार्निंग आया है। क्या आया है वार्निंग भाई, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटफ। मतलब वो बोल रहा है कि भाई मैं प्रिंटफ को जानता ही नहीं, ये कौन बंदा है। अच्छा, इस कंपाइलेशन एरर को, मतलब ये कंपाइलर जो एक बंदा था वो बोला था कि भाई मेरे कॉपी में प्रिंटफ है ही नहीं, इसलिए बोल दिया कि भाई मैंने एरर दिया। क्यों एरर दिया भाई, ये तुम यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई वार्निंग है। क्या क्या बोल रहा है, इसका मैसेज क्या दे रहा है कि भाई ये जो बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से लिखा लिखा है फंक्शन जो तुम यूज कर रहे हो प्रिंटफ, इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ भाई। तो क्यों नहीं जानता है, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई stdio.h जो हेडर फाइल है उसमें प्रिंटफ के बारे में सब चीज लिखा गया है। तो जब तुम इसको कंपाइलर को ये दे दोगे तो उसको वो पढ़ेगा, इस h.h को, इस फाइल को पढ़ेगा, इसका कोड देखेगा, और वहां पे प्रिंटफ के बारे में लिखा हुआ होगा, तो वो अपनी कॉपी में लिख लेगा कंपाइलर, और अपनी कॉपी में जब जो भी लिखता है तो उसको पहचान गया। अभी तो इसको पहचान ही नहीं रहा है वो प्रिंट ऑफ के को, भाई ये तुम है कौन। तो मैं इसको अब अनकमेंट करता हूँ, मतलब अब ये कंपाइलेशन में आएगा। कमेंट जो चीज रहता है वो तो कंपाइल में आता नहीं है, कि उसको कंपाइलर पहले उसको उस लाइन को कोई वैल्यू ही नहीं दिया, उसको पहचाना ही नहीं कि भाई क्या हो तुम। ठीक है, तो अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। हाँ देखो, अब कंपाइल हो गया। अब इसने क्या बोला, एरर 0 वार्निंग 0। क्यों ऐसा बोला, और बोला कि फर्स्ट प्रोग्राम डॉट exe इसने बना भी दिया कंपाइल करने के बाद। यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट exe है जो कि बन चुका है ये कंपाइलेशन होने के बाद। क्यों कंपाइलेशन हुआ, क्योंकि अब इसको प्रिंटफ मिल गया। क्यों मिल गया प्रिंटफ, क्योंकि stdio.h हमने इंक्लूड किया।
क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि std क्या है भाई? स्टैंडर्ड, std फॉर स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट। तो ये एक हेडर फाइल है, क्योंकि डॉट h से हो रहा है तो h फॉर हेडर, h फॉर हेडर फाइल। तो इस फाइल में प्रिंटफ के बारे में लिखा गया है कोड, प्रिंटफ का जो कोड है इसके अंदर है। तो अब इसको प्रिंटफ का कोड मिल गया, ये प्रिंटफ को पहचानता है कि भाई एक ऐसा बंदा है जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करता है। तो अब हम इसको जब कंपाइल ये हो गया, तब हम लोग इसको रन कर सकते हैं। जैसे भी हम लोग रन करें तो अपना इस लाइन के ऊपर हमारा आउटपुट आता है, तो उसके ऊपर आ गया जो भी लिखोगे प्रिंट होगा। ये अपने को आउटपुट में मिल गया। सो ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। सो फर्स्ट प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो होगा। यहाँ पे अमन शर्मा लिखो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो ये एरर देने लगा। क्यों देने लगा एरर? इसको पहचानो। अब चलो यहाँ पे एरर आ गया कि देखते हैं क्या आता है। ये में बोल रहा है मिसिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर, बोल रहा है कि मिसिंग है डबल कोट्स कैरेक्टर, मिसिंग टर्मिनेशन डबल कोट्स कैरेक्टर। यहाँ पे लिखा है ना, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे क्या लिखा है भाई कि डबल कोट्स जो ऐसा वाला है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे आते हैं, अच्छा सच में मिसिंग है। प्रिंटेड में हम लोग यहाँ तो दिए हैं डबल कोट्स, लेकिन अमन शर्मा के बाद हमने दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि भाई जो वो होता है, वो क्या बोला था कि भाई ये वाला और ये वाला दो रहता है और इसके बीच में जो भी लिखते हैं वो प्रिंट होता है। तो इसका मतलब इसका ओपनिंग तो दिए हैं, हमने क्लोजिंग दिया ही नहीं। तो देखो ये कंपाइलर बोला कि भाई ये तो गलत यूज किए हो। तो कंपाइलर को सब चीज पता है कि भाई कैसे किसको लिखना है, क्या है, वो चेक करता है। अगर कहीं भी कुछ गलत लिखोगे वो नीचे यहाँ पे बता देगा। तो अब हमने यहाँ पे बंद कर दिया इसे। अब ये सही है। अब देखते हैं कंपाइलर इसको क्या बोलता है। सो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं। अब ये कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये अमन शर्मा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि एक लाइन और लिखूं मैं, ये सेम चीज को मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं और भी चीजें प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि अमन शर्मा हेलो वर्ल्ड और इजी लर्निंग, ये तीन चीज प्रिंट हो मेरे स्क्रीन पे। सो पहले आएगा यहाँ पे इसको हेलो अमन शर्मा प्रिंट करेगा। फिर इस लाइन पे आएगा, बोलेगा ये फिर प्रिंट है तो फिर से इसको प्रिंट करेगा। फिर यहाँ देखेगा इस लाइन पे तो इसको फिर प्रिंट करेगा। तो अब इसको हम लोग सेव करते हैं कंट्रोल एस से। अब देन कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब रन करते हैं। सो यहाँ पे क्या आया? अमन शर्मा, हेलो वर्ल्ड एंड इजी लर्निंग, सब एक ही लाइन में आ गया। ये दिखने में अच्छा लग नहीं रहा सभी के लिए। मैं चाहता हूँ कि अमन शर्मा है, उसके जस्ट नीचे हेलो वर्ल्ड है, उसके जस्ट नीचे इजी लर्निंग है। मतलब एक एक लाइन, वो अलग अलग लाइन में ये सारी चीजें हैं। तो हम मैंने क्या बताया था भाई? एन फॉर न्यू लाइन एंड एन फॉर न्यू लाइन। तो नया लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? स्लैश इन बताया था। सो अमन शर्मा जो हो गया, उसके बाद मैं चाहता हूँ एक नया लाइन आए, तो मैं क्या करूंगा? स्पेस देके स्लैश इन, स्लैश इन दे दूंगा। स्लैश इन मतलब अमन शर्मा जैसे ही हो जाए, इसके बाद क्या करना कि एक नया लाइन दे देना। स्लैश इन मतलब कि अमन शर्मा लिखने के बाद नए लाइन पे कोई भी जो काम होगा अब नए लाइन पे होगा। अमन शर्मा तो हो गया, अमन शर्मा लिख दोगे, इसके बाद इसके आगे इस लाइन के बाद जो ये नेक्स्ट लाइन है, इसके पे जो भी करना है तुमको काम, वो उसके जस्ट नीचे से करना चालू करोगे। स्लैश इन मतलब एक नया लाइन, देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं किया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ एंड रन करता हूँ। सो देखो अमन शर्मा है, दूसरे लाइन में अमन शर्मा के पास फिर हेलो वर्ल्ड आया और इजी लर्निंग फिर उसी लाइन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ तो बोल दिया कि अमन शर्मा के बाद जो भी होगा वो नए लाइन में होगा। तो नए लाइन में हो गया, ये क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड नए लाइन में आ गया। लेकिन इजी लर्निंग फिर मैंने बोला क्या कि हेलो वर्ल्ड के बाद जो कुछ होगा वो नए लाइन में होगा, नहीं बताया। तो इजी लर्निंग सिर्फ इसी के साथ आ गया। तो मैं इसको फिर से स्लैश इन कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया, रन करता हूँ। ठीक है, अभी ये सेपरेट सेपरेट लाइन में आ गया। ठीक है, तो स्लैश इन का यूज कर लिए इसके लिए। ठीक है, ये समझ में मेरे को आ गया। अभी हम लोग क्या थे? डेटा टाइप पे थे। ठीक है, तो डेटा टाइप पे थे। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई एक मैं अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो अमन शर्मा वाला जो लाइन है ये प्रिंट ना हो। इसको कंपाइलर नहीं समझे, इसको समझे ही नहीं कुछ, इसको कंपाइल ही नहीं करे अपना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको कमेंट कर सकता हूँ। मैं इसको कमेंट करूंगा तो इस लाइन को वो कंपाइलर क्या है भाई, इसको कमेंट की तरह लेगा, और जैसे ही कमेंट की तरह लेगा तो इसको कंपाइल ही नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि अमन शर्मा प्रिंट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, जीरो एरर, वार्निंग्स भी जीरो। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले कंपाइल फिर रन। देखो हेलो वर्ल्ड और इजी लर्निंग, बस यही प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ?
हेलो वर्ल्ड और इजी लर्निंग। इसने अमन शर्मा को कंपाइल ही नहीं किया तो रन कहाँ से आएगा? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कमेंट था, कमेंट को वो ट्रीट करता ही नहीं है। स्पेस जो भी रहा, ये व्हाइट स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस है एक लाइन, तो इसको भी ये नहीं समझता है, कुछ भी नहीं कंपाइलेशन में नहीं लाता है, कमेंट को भी नहीं लाता है। कमेंट बस इन्फॉर्मेशन के लिए अपन यूज करते हैं, जैसे ऊपर में हमने किया दिस वीडियो इज फॉर लर्निंग पर्पस, इस तरह का कुछ कमेंट लिखना रहा। ठीक है, अपने को कमेंट भी समझ में आ गया, स्लैश एन भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अपने को समझने के लिए? ये दोनों तो समझ में आ गया। सो नेक्स्ट जो अपन लोग जो समझेंगे वो समझेंगे कि भाई ये जो हमने स्पेसिफिक मॉडिफायर जो यूज किया था डेटा टाइप्स में इंटीजर, वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये सब खत्म करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेमोरी में एक इंटीजर वैल्यू लेने के लिए जिसका वैल्यू 10 हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला था भाई कि अच्छा एक इंटीजर तुमको 10 स्टोर करना है, 10 स्टोर करना है तो भाई तुमको एक कंटेनर लेना पड़ेगा। कंटेनर लेना पड़ेगा तो किस तरह कंटेनर लेना पड़ेगा भाई? कंटेनर लोगे मतलब एक वेरिएबल लोगे। किस तरह का वेरिएबल लोगे भाई? 10 तो एक इंटीजर है तो इंट टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि इंट एक कीवर्ड है। जब तुम इंट लिखते हो तो कंपाइलर समझ जाता है कि तुम इंटीजर की बात कर रहे हो और उस तरह का तुमको एक कंटेनर लाकर दे देता है। सो मैं लिख दिया यहाँ पे इंट और ए लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भाई? ये इसका क्या है? जैसे मैं इधर थोड़ा सा कमेंट लिख देता हूँ कि तुम्हें याद आ जाए, डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई? कंपाइलेशन में ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है। ये मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिखे हूँ कि भाई ये मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिक्लेरेशन मतलब अब पहचान गया ये बंदा। कौन पहचान गया? ये कंपाइलर इसे पहचान गया कि भाई ए नाम का एक बंदा है, एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है। अब इसको स्पेस मिला क्या यहाँ पे? नहीं, इसको मेमोरी अभी तक नहीं मिला है किसी जगह में। लेकिन जब मैं इसको लिखता हूँ अब a इज इक्वल टू 10, तब इस टाइम पे इसको दोनों चीज मिल जाता है। इसको मेमोरी भी मिल जाता है। कितना मेमोरी मिलता है भाई? अगर 2 बाइट्स है इंटीजर है तो इसको 16 बिट का मेमोरी भी मिल गया और उसके अंदर 10 रखा भी गया। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? डिफिनेशन कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन कहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस ए के वैल्यू को प्रिंट कराना। अब मैं क्या चाहता हूं? इस ए के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूं। तो मैं क्या बोला था कि भाई प्रिंट एफ लिखेंगे अपन। ठीक है, और इसको खत्म कर दिया। और क्या बोलते हैं भाई? इस डबल कोट्स के अंदर जो भी अब लिखने वाले हैं वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए इज, क्या लिख दूं? वैल्यू ऑफ ए इज क्या है भाई? 10 है। अगर मैं लिख दूं वैल्यू ऑफ ए इज 10 और फिर मैं सेव करूं, तो या इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होना चाहिए। सो मैं इसको सेव करता हूँ और कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया और मैं इसको क्या करता हूँ, रन। तो अब आ गया वैल्यू ऑफ ए इज 10, वो सेम चीज आ गया, वहां प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं ए की वैल्यू को क्या चेंज करता हूँ भाई? 15 चेंज करता हूँ और सेव करता हूँ एंड देन कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया और फिर मैं जब रन करता हूँ तो भाई फिर भी आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 10 ही। यहाँ पे मैंने ए के वैल्यू को तो भाई 15 कर दिया, फिर भी यहाँ पे 10 आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में लिखा है वैल्यू 10, हार्ड कोड किया है। हार्ड कोड मतलब मैंने खुद से लिख दिया 10 10, तो वो तो आना ही था। तो मैं कुछ ऐसा तरीका चाहता हूँ कि भाई जो भी मैं ए का वैल्यू लिखी वही यहाँ पे प्रिंट हो। तो इसके लिए फिर हमने क्या बोला था भाई? कैसे क्या यूज करना है? स्पेसिफिक मॉडिफायर का यूज करना है। तो पता चला कि भाई ये कंटेनर कैसा था? किसका वैल्यू? ए का। ये क्या है भाई? एक कंटेनर है, मतलब एक वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है भाई? इंट टाइप का। इंट मतलब भाई इंटीजर टाइप का। सो अगर इंटीजर टाइप के वैल्यू का इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल अगर उसका वैल्यू तुम्हें प्रिंट कराना है तो उसके लिए स्पेसिफिक मॉडिफायर क्या है? परसेंटेज डी। ठीक है, तो ये इंटीजर प्रिंट कराने के लिए स्पेसिफिक मॉडिफायर हम लोग परसेंटेज डी यूज करते हैं। तो कंपाइलर कैसे जानेगा भाई कि कौन सा इंटीजर परसेंटेज डी की जगह पे हमको प्रिंट करना है? तो हम लोग क्या देते हैं भाई? डबल कोट से बाहर आके एक कॉमा देते हैं और फिर कॉमा देने के बाद स्पेस थोड़ा हम अच्छा लगने के लिए दे रहे हैं, मतलब नहीं भी दे सकते हो, यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं ए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ ए इज लिखेगा और यहाँ पे परसेंटेज डी के जगह पे वो क्या करेगा? कंपाइलर खुद से परसेंटेज डी मतलब किसी इंटीजर का वैल्यू। सो ये डबल कोट्स के बाद ये पहला बोलता है कि पहला डी हो। तो ठीक है, तो पहला वाला कॉमा के बाद पहला वाला चीज चुनो। तो पहला वाला चीज ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ चेक करता है कितना है? 15। तो यहाँ पे वो 15 खुद से रख देता है 15 और फिर उसको प्रिंट कर देता है। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। सो क्या आ गया? वैल्यू ऑफ ए इज नाउ 15। अब मैं इसको 20 कर दूंगा तो चाहे 155 कर दिया मैं। सो अब क्या होगा? कंपाइल किया, रन किया, सो वैल्यू ऑफ ए इज 155 आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब मैं, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये ए का वैल्यू बोल रहे थे कि भाई डिक्लेरेशन करना जरूरी है,
नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो बाई चांस थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि मतलब अब कंपाइलर इसको लाइन को चलाएगा ही नहीं, चलाएगा ही नहीं मतलब जब यहाँ से कंपाइल करना चालू करेगा तो उसको ए को पहचानता ही नहीं है। जब इस लाइन पे आएगा ए इज इक्वल टू 55 बोला 155 किसको तुमको एलोकेट करके किस में रखना है भाई, मैं इसको ए को पहचानता नहीं हूँ। देखते हैं क्या बोलता है वो, कंपाइल किया, देखो एरर दे दिया, इस लाइन पे हाईलाइट कर दिया इसको, मतलब ये जो ए है इसको मैं पहचान नहीं रहा, क्या बोल रहा है ए अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, पहली बार इस फंक्शन में ये यूज हुआ है, किस फंक्शन में, मेन में। मेन एक जो बंदा है इसमें ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड है, मतलब इसको तुम डिक्लेयर किए ही नहीं हो, मतलब लिखित दिए ही नहीं हो इसको, इसके बारे में डिक्लेरेशन लिखित दिए हो कहीं नहीं, इसको लिखित दिए ही नहीं हो तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। जब पहचानेंगे ही नहीं तो भाई हम तो एरर थ्रो कर देंगे भाई, क्योंकि मेरे कॉपी में ये है ही नहीं भाई, लिखित तुमको मेरे कॉपी में देना पड़ेगा। तो ये लाइन क्या करता है, इसको लिखित इसके बारे में दे देता है। अब देखो अब ये कंपाइल हो जाएगा, देखो अब ये कंपाइल हो गया। इसका मतलब किसी भी चीज को यूज करने से पहले हमको उसका लिखित डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग बोले थे इंटीजर टाइप का, उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर डेटा टाइप होता है अपने पास एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप होता है। सो कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है भाई, ये अलाउ करता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप क्या करेगा, इट अलाउज इट्स वेरिएबल टू स्टोर ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर अगर हम लोग को स्टोर करना है तब हम लोग कैरेक्टर का यूज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग एक कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं कैर, तो इसके लिए कीवर्ड क्या है भाई, कैरेक्टर के लिए कैर। ठीक है, कैर नाम का एक सी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सी में क्या करते हैं भाई, सी इज इक्वल टू कोई सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या बोलते हैं भाई कि ये वाला कोर्स लगेगा, इसके अंदर जो भी है तुमको देना है। जैसे मान लेते हैं कि एट द रेट हमको देना था, तो मैं इसके एट द रेट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सो अब हम लोग को जो जानने का जरूरत है वो क्या क्या चीज है भाई, इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप में जानने का क्या क्या जरूरत है, सो थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टर डेटा टाइप की हम लोग बात करेंगे। सो कैरेक्टर डेटा टाइप, सो अगर हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करेंगे, सो क्या करता है ये, इट अलाउज टू स्टोर ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने में, जैसे सिंगल कैरेक्टर मतलब इसमें हम लोग सिंगल कैरेक्टर रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एट द रेट दे सकते हैं, या तो फिर हमको ए स्टोर करना है, या तो हमको बी स्टोर करना है, या तो हमको हैश स्टोर करना है। जो भी स्टोर करना है तो सिंगल कैरेक्टर हम लोग यहाँ से स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये कितना स्टोर करता है, तो इसका साइज क्या होता है भाई, साइज साइज ये लेता है 1 बाइट। जब हम लोग कैर लिखते हैं तो वो समझ जाता है कैर एक डेटा टाइप है, मतलब कैरेक्टर टाइप का, तो उसके लिए कितना बड़ा कंटेनर हमको करना है, 1 बाइट का करना है। 1 बाइट का करना है मतलब 8 बिट का एक कंटेनर मैं ले लूंगा, मतलब जो मैं स्पेस देने वाला हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट का ऐसे स्टोर होने वाला है। तो 0 1 1 इसके करस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी होगा, जो भी हम लोग जैसे ए स्टोर करना था ए के करस्पॉन्डिंग, बी के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी होगा वो खुद ही इसको कन्वर्ट करके इसमें 8 बिट में वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, और हमको क्या जानने का जरूरत है भाई, स्पेसिफिक मॉडिफायर यहाँ भी जानना पड़ेगा हमको कि भाई इसका फॉर्मेट या स्पेसिफिक मॉडिफायर्स क्या है, स्पेसिफिक मॉडिफायर क्या है। तो इसका स्पेसिफिक मॉडिफायर क्या है ये पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए है परसेंटेज सी। कैसे जानेगा कंपाइलर कि भाई तुम क्या प्रिंट करवाने जा रहे हो, तो तुम अगर कैरेक्टर प्रिंट करवाने जा रहे हो तो तुमको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक कैरेक्टर लेते हैं भाई, जैसे कैर सी इज इक्वल टू, अगर हम लोग एट द रेट लिखे हैं और ये हो गया इसके अंदर, ये हम लोग क्या किया, एक ही लाइन में हमने डिक्लेरेशन और डिफिनेशन दोनों कर दिया। ये हमने बताया था कैर सी मतलब समझ जाएगा कि अच्छा ये डिक्लेयर्ड है, सी कैरेक्टर टाइप का है, ये फिर असाइनमेंट का यूज करके इस वैल्यू को कहाँ रखना है भाई, सी के अंदर रखना है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया हमको। ठीक है, अगर हमको फिर प्रिंट कराना होगा तो हम लोग देखते हैं कोड में कि भाई किसी कैरेक्टर को अगर अपने को प्रिंट कराना है तो फिर क्या करना होगा। ठीक है, सो हमने ये कर लिया, अब हम लोग को सी का वैल्यू प्रिंट करवाना है। सो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ
वैल्यू ऑफ सी इज, हमको चाहते हैं कि भाई सी की जगह पे कुछ भी लिखे, हैश लिखे, एट द रेट लिखे, वो प्रिंट हो जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज सी, फिर वही सिर्फ कॉमा देने के बाद उस वेरिएबल का नाम सी। अब हम लोग देखते हैं इसको प्रिंट करा के कि होता है कि नहीं। सो सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन करते हैं। सो आ गया, वैल्यू ऑफ ए इज 15155 एंड वैल्यू ऑफ सी इज एट द रेट। ठीक है, सही चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये अलग अलग लाइन पे हो। तो क्या करूँ भाई, ये जैसे ही ये वाला प्रिंट हो, खत्म हो, परसेंटेज डी तक ये पूरा का पूरा खत्म होगा, तो मैं इसके बाद क्या करना चाहता हूँ, स्लैश एन दे देता हूँ। स्लैश एन मतलब एक न्यू लाइन। सो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, देखो वैल्यू ऑफ ए इज 155, वैल्यू ऑफ सी इज एट द रेट। अब ये आ गया अच्छे से। अब मैं इसके जगह पर अगर हैश लिख दूंगा, तो अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, सो वैल्यू ऑफ सी इज हैश आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक और इंटीजर लेता हूं तो एक और अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर साथ में ही करना है तो कॉमा देकर मैं बी दिया, तो इसका मतलब ए और बी अब दोनों क्या है, एक इंटीजर टाइप का है। ए का वैल्यू ये है और मान लो कि बी का वैल्यू है कितना, 40। ठीक है, ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू 40 है, ये मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, बी को भी वो जान गया है कि पहले इसको डिक्लेयर किया है, फिर इसको एलोकेट किए मेमोरी एंड देन डिफाइन किए। ठीक है, ठीक है, सी को देखो यूज करने से पहले हम इसको बता दिए कंपाइलर को कि भाई कैर सी है। ठीक है, तो अब हमको ए और बी दोनों करना है, तो वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी हो गया, एंड यही से हम करवाना चाहते हैं, एंड वैल्यू ऑफ बी इज, वो भी इंटीजर है, तो भाई यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज डी। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज इतना, परसेंट बी इज इतना। तो अब हम बता दिए हैं कि भाई ये पहला परसेंटेज डी देखेगा, तो बोला क्या हुआ भाई, पहला वाला है, पहला वाला है, तो भाई कॉमा के सबसे पहले कौन है भाई, ए, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू जो भी है वो रख देगा। वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी, तो बोला कि तुम कितने बार आए हो भाई, तुम दूसरी बार आए हो, तो बोला कि भाई कॉमा के दूसरे वाला, तो दूसरा वाला क्या है भाई, कॉमा के बाद फिर कॉमा दो और फिर से बी लिख दो। तो इसका मतलब ये पहला वाला परसेंटेज डी में किसका वैल्यू रखा जाएगा, ए का, दूसरा वाला परसेंटेज डी में किसका वैल्यू रखा जाएगा, बी का। तो बी का वैल्यू यहाँ कितना है भाई, 40, तो यहाँ पे इस परसेंटेज डी की जगह पे खुद ही कंपाइलर क्या लिख देगा, 40 लिख देगा। इस परसेंटेज डी की जगह पे खुद ही कंपाइलर क्या लिख देगा, रख देगा 155 रख देगा। अब इसको सेव करो, कंपाइल हो गया, अब रन करो, देखो वैल्यू ऑफ ए इज 155, वैल्यू ऑफ बी इज 40। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसी में कैरेक्टर सी का भी वैल्यू प्रिंट आ जाए, तो बी के बाद हम लोग लिखते हैं क्या, वैल्यू ऑफ ए इज दिस, यहाँ पे फिर हम लोग कॉमा देते हैं ऐसे करके कि भाई कॉमा भी आ जाए प्रिंट में, वैल्यू ऑफ बी इज दिस एंड वैल्यू ऑफ सी इज, इसी में लिख देते हैं, सी कैसा है भाई, कैरेक्टर है, तो इसलिए परसेंटेज सी। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ परसेंटेज सी, और हम चाहते हैं कि इसके बाद एक नया लाइन आए, इसलिए स्लैश इन। और फिर तीसरा तीसरा वाला जो पहला वाला परसेंटेज डी स्पेसिफायर देखा तो पहले ए से उठा लिया, दूसरा वाला परसेंटेज डी देखा तो ये दूसरा देखा बी, तो बी से उठा लिया। परसेंटेज सी अब किससे उठाएगा, तो इसका मतलब कॉमा देके हमको लिखना पड़ेगा सी, तब ये परसेंटेज सी इससे उठा लेगा। ठीक है, अगर बाई चांस मान लेते हैं कि इसका हम लोग सी नाम नहीं देते हैं, इसका नाम कुछ भी लिख दो, बाई चांस मान लो कि इसका एच रख देते हैं नाम, तो यहाँ पे एच में हम लोग स्टोर कर लेते हैं ये। सो अगर परसेंटेज वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज सी फॉर करेक्टर, और यहाँ पे अब तुम क्या लिख दोगे, अब क्योंकि अब उसका नाम एच हो गया है तो एच, वहां पे सी रखते तब भी चलता, जो भी नाम है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो तुम। अब यहाँ पे इसको, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो कंपाइल किए, रन किए थे, वैल्यू ऑफ ए जितना, वैल्यू ऑफ बी इज 40 एंड वैल्यू ऑफ सी इज हैश आ गया। तो ए के लिए इंटीजर था तो परसेंटेज डी यूज किए, बी के लिए इंटीजर था तो परसेंटेज डी यूज किए, सी क्या था, कैरेक्टर था तो परसेंटेज सी यूज किए, और फिर उसी हिसाब से हम लोग बता दिए कि भाई पहला परसेंटेज डी तू ए से उठाएगा, दूसरा परसेंटेज डी बी से उठाएगा, और परसेंटेज सी फिर एच से उठाएगा। और एच में क्या स्टोर है भाई, हैश, जो कि एक कैरेक्टर का नाम है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया। फिर एक तीसरा होता है कि भाई अगर पॉइंट में हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में भी तो हो सकता है ना भाई। तो हम लोग देखते हैं कि भाई अगर पॉइंट में हुआ कोई, मतलब ये हुआ कि भाई डेटा टाइप हमने देख लिया, इंटीजर डेटा टाइप देख लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप देख लिया, एक थर्ड टाइप का एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। सो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में क्या होता है भाई, ये क्यों यूज होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर क्या,
फ्लोटिंग वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब कि पॉइंट वाला वैल्यूज भाई, मतलब डेसिमल वाला वैल्यूज, मतलब 13.2 स्टोर करना हो, 15.4 स्टोर करना हो, 3.0 भी स्टोर करना हो, तो ये सारे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब इज यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। तो इसमें भी दो आते हैं, एक आता है भाई फ्लोट एंड दूसरा आता है भाई डबल। ये किस लिए यूज करते हैं भाई, अगर तुमको पॉइंट के बाद जैसे कुछ लिखे थे भाई 13.4 स्टोर करना है, तो भाई छोटा वैल्यूज तो फ्लोट में स्टोर कर लिया, अगर बहुत बड़ा है जैसे तुमको 1 2 3 इस तरह का बड़ा वैल्यू स्टोर करना, तो हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, डबल का। मतलब दोनों का मेमोरी में सिर्फ डिफरेंस है, नहीं तो दोनों पॉइंट वाले वैल्यूज ही स्टोर करते हैं। मतलब अगर फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप है तो उसको 4 बाइट मिलता है जगह, और अगर ये डबल है तो इसको कितना मिलता है भाई, 8 बाइट। इसका मतलब इसका प्रिसीजन अगर हम लोग मानते हैं, अगर सिंगल, इसको हम लोग बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए कि सिंगल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन इसको बोलते हैं, तो इसको बोलना पड़ेगा हमको क्या, डबल प्रिसीजन। क्यों बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसको 4 बाइट देते हैं तो इसके जस्ट डबल, देखो यहाँ पे 8 बाइट्स इसको स्टोर मिल रहा है, डबल मिल रहा है। और अगर पॉइंट के बाद देखें, प्रिसीजन वाइज अगर हम लोग देखें, तो कुछ लिखे 1 2 3 पॉइंट, पॉइंट के बाद इसमें 7 डिजिट तक अप्रोक्स लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसमें हम लोग लिखे अगर 1 2 3 पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद देखें तो 1 2 3 ऐसा हम लोग 15 डिजिट तक इसमें लिख सकते हैं। 15 डिजिट तक ये पॉइंट के बाद जा सकता है। इसका मतलब इसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके पास 8 बाइट इसको एलोकेट हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल। इसके प्रिसीजन इसका 7 है, तो 7 दूनी 14, और उससे ज्यादा ही, मतलब ये अप्रोक्स डबल प्रिसीजन है इसके पास। वैल्यू स्टोर करने का जो प्रिसीजन है वो क्या है भाई, डबल है इससे। तो अगर इसको हम लोग सिंगल प्रिसीजन बोलते हैं, तो इसको हम लोग को डबल प्रिसीजन बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। सो हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट अगर हमको कोई पॉइंट में स्टोर करना है, 5.6 ऐसे स्टोर करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, किस टाइप का डेटा टाइप ले लेंगे, तो फ्लोट ले लेते हैं, FLOAT अगर फ्लोट, और उसका नाम क्या लिख देते हैं भाई, कुछ भी नाम ले लेते हैं। ये भी जो नाम वेरिएबल ले चुके हैं वो अब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई फिर से नाम ले रहे हो, तो कुछ अलग नाम लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई F1 ऐसा एक नाम ले लिए, ठीक है, और उसमें इसको डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद F1 में हम लोग क्या डाल दिए भाई, वैल्यूज, मान लेते हैं कि 5.4 डाल दिए। तो अब क्या हो गया भाई, इसमें ये प्रिंट, ये स्टोर हो गया। अगर हमको वैल्यू प्रिंट करा के देखना है तो कि भाई क्या प्रिंट हुआ है, तो लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ F1 इज कितना भाई। तो इसके लिए जो हम लोग स्पेसिफिक मॉडिफायर यूज करते हैं वो है परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट। सो परसेंटेज एफ यूज करते हैं, और वो क्या है, वेरिएबल का नाम सेम, यहाँ पे हम लग देंगे F1। तो अब देखो F1 की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। अब इसको सेव करो एंड देन कंपाइल करो एंड देन रन करो, देन वैल्यू ऑफ F1 इज 5.4, और आगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक कर दिया कि नहीं, पॉइंट के बाद देखो 7 डिजिट है, हम सिर्फ 5.4 यूज किए और वो आगे अपने आप ही वो 0 लगा लिया। ठीक है, तो ये प्रिसीजन वाइज यहाँ तक ये जाता है। ठीक है, फ्लोट। अगर हमको स्टोर करना है वैल्यूज, मान लो अगर हमको स्टोर करना है ये वाली वैल्यूज, जैसे बाई चांस मान लो कि अगर हमको ये कमेंट में हम लिख रहे हैं कि 1 2 3 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इतना बड़ा यूज करना है हमको पॉइंट के बाद, तो हम लोग क्या फ्लोट यूज करेंगे क्या, नहीं, उसमें अपने को क्या यूज करने पड़ेगा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में ही हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा, एक फ्लोट था एक डबल था, तो इसमें अपन यूज क्या कर लेंगे, डबल। और इसका नाम मान लेते हैं कि भाई F2 रख लेते हैं, या जो भी मन है, इसको डिक्लेयर कर दिया। और F2 इज इक्वल टू क्या डाल देते हैं भाई, 1 2 3 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, इतना बड़ा। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं, और वैल्यू ऑफ F1 इज परसेंटेज F एंड F2 इज परसेंटेज F, और F1 को F2 ऐसा कर लेते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ एंड देन इसको रन करता हूँ। सो हम लोग को यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7। क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज F यूज किए हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये स्टोर कर सकते हैं। क्यों स्टोर कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
ठीक है। सो जो सो आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका नोट्स जो है। इसमें अगर कुछ काम का आपको लग रहा है तो नोट्स कर लो। हम्म, ठीक है। इसके लिए हम लोग परसेंटेज एलएफ यूज करते हैं, डबल के लिए जो हो गया परसेंटेज एलएफ, स्पेसिफिक मॉडिफायर। ठीक है। ठीक है। सो हम लोग आज सारे डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सिंपल सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। आज हमने सारे डेटा टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।